अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं थायोफीन्स, उसके रिएक्शंस और उसके सिंथेसिस। ये 5 मेंबर्ड रिंग होता है थायोफीन का, और जिसके अंदर एक सल्फर इनकॉर्पोरेट होता है। थायोफीन, फ्यूरेन और पायरोल, ये तीनों बहन भाई हैं और हाल ही इनके अंदर एक जो हेटेरो एटम है वो डिफरेंट है। मैंने थायोफीन अभी क्यों सेलेक्ट किया है पायरोल के बाद, क्योंकि पायरोल की और थायोफीन की ओवरऑल जो रिएक्टिविटी है ये मिलती जुलती है। दोनों फ्यूरेन के मुकाबले में कम मतलब इनकी कम होती है रिएक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन मतलब मिलती जुलती होती है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो जो फ्यूरेन आएगा उसके अंदर ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट होता है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी केमिस्ट्री इनसे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, थायोफीन जी स्टेबल किस्म का लिक्विड होता है और इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन की तरह होती हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट और इवन इसकी स्मेल भी। और ये ज़्यादातर कोल टार डिस्टिल्स में से मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लिखी हुई है कि कैसे थायोफीन का इंकशाफ हुआ था। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसको शेयर करूँगी। डरना नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रही हूँ, बट इंटरेस्टिंग है ये जानकारी के लिए। तो जी ऐसा है कि अर्ली डेज़ के अंदर जो कलर टेस्ट होते थे ना, किसी भी चीज़ का किसी भी के साथ अगर कलर अपीयर हो रहा है तो ये बड़ा डायग्नोस्टिक माना जाता था। ठीक, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त में इतनी ज़्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपिक या आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स तो होती नहीं थी, तो किसी ना किसी तरीके से क्विक किस्म की डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते थे। उसके अंदर एक कलर टेस्ट होते थे, किसी भी हवाले से कलर जनरेट कर दें। तो उसके अंदर एक ये था कि कभी भी बेंजीन हो ये माना जाता था, और उसको आप आइसोटिन के साथ और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर ट्रीट करवाते हो तो वो बड़ा नाइस सा कलर ब्लू प्रोड्यूस करके देते थी, जिसका मतलब ये था कि हाँ आपके सिस्टम में बेंजीन प्रेजेंट है। तो इसी के, अब मुझे बहुत सी हिंदी आ रही है वैसे, तो इसी के उसमें कॉन्टेक्स्ट में 1882 के अंदर एक लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे मेयर। तो वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को कोई डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे थे यही वाली कि कैसे कलर प्रोड्यूस होता है। तो जब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया तो टोटली फेल हो गया टेस्ट। तो जाहिर है कि और तो किसी के लिए इतना उसका बायस नहीं बना कि सस्पिशियस नहीं हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन प्रोफेसर साहब खुद और उनके कोई असिस्टेंट थे, उन्होंने बाद में इसकी इंक्वायरी की कि जी ऐसे कैसे हो गया कि बेंजीन ने कलर प्रोड्यूस नहीं करके दिया। उन्होंने पूछा होगा ना भाई बेंजीन ही लाए थे, तो उस बंदे ने कहा कि लाया तो मैं बेंजीन ही था, लेकिन मुझे कमर्शियल मैं नहीं लाया, बल्कि मैंने खुद से बनाई थी, प्योर बेंजोइक एसिड मैंने लिया और उसकी डीकार्बोक्सिलेशन कर दी। तो अब ये तो श्योरिटी होती है कि बेंजोइक एसिड प्योर ही था, ठीक। और बेंजीन क्योंकि सॉल्वेंट इतने ज़्यादा हाई ग्रेड के होते नहीं होंगे उनके पास, तो उससे उनको ये पता चला कि अच्छा अगर आप प्योर यूज़ कर रहे हो तो उसने कलर प्रोड्यूस नहीं किया, कमर्शियल यूज़ कर रहे हो तो कलर प्रोड्यूस कर रही है। फर्दर कंफर्म उन्होंने कर लिया, तो उसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल वाले के अंदर बेंजीन के अलावा कोई चीज़ है जो उसका मतलब है कलर प्रोड्यूस कर रही है। और जब बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला वो थायोफीन का सल्फोनिक एसिड है। फाइन। और इससे जो नाम बना था थायोफीन वाला भी, वो थियोन का वर्ड है ग्रीक में जिसको सल्फर के लिए यूज़ किया जाता है, और फेनियो का मतलब होता है शाइनिंग। यही एक वजह है कि वैसे फिनिक एसिड भी कहा जाता था फिनोल को, ठीक है। तो इस तरह से पता चला कि बेंजीन ही नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जो कि कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बेंजीन असल में था ही नहीं। फाइन। अच्छा, अब आ जाएं जी जो बुक हम लोग फॉलो करें। ये वाली बुक कंपैरेटिवली उप्स क्या से क्या हो गया जी, ये वाली जो बुक है कंपैरेटिवली इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन अगर आप इसको समझ के वो जूल है कि जाउल है उस वाली बुक अगर आप पढ़ते हो जो मैंने अभी ये बताई है, इसका भी सारा आता पता सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वेल उन सब के पास तो है, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं और वो ये अगर वीडियो सुन रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट के ये आपको मिल जाएगी। कहाँ से मिल जाएगी? उस वेबसाइट का मुझे नाम भूल गया है, लाइब्रेरी जेनेसिस से आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं मिलेगी। इसका कोई एक अजीबोगरीब सा फॉर्मेट है, उसके अंदर ये आपको मिलेगी DJUV किस टाइप का कुछ है, और उसको फिर आप डाउनलोड कर लें एज इट इज़, और फिर अलग से ऑनलाइन कन्वर्जन कर लें उसको पीडीएफ में, तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है जी। देखिए मैंने सोर्स भी बता दिया। अच्छा, अब थायोफीन को यहाँ पर देखो, वही जो है सो है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग इसकी देखें, एक बात तो
जहन में रखिएगा कि जो जैसा आप लोगों ने फ्यूरेन के डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे ना, एज इट इज़ आपने थायोफीन के भी देखने हैं, करने हैं, ठीक है। अब वो एक ही बात है तो बार बार आपको नहीं मिलेगी। अब वहाँ पर भी आपने कहा था कि C2 पोजीशन ज़्यादा प्रोन होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहाँ पे आपने कहा था कि ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर वो 3 पे जाके अटैक करे और वो कम स्टेबल हो जाता है, ठीक है जी। वही वाली सेम वही रीज़न है। अगर इन केस को ये फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहे हैं तो पहले आई वुड सजेस्ट, बल्कि आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पायरोल वाले को सुन लें, ठीक है जी। अच्छा, C2 पे होता है जैसे कि पायरोल के लिए होता है, लेकिन अगर ओवरऑल ये देखा जाए तो तकरीबन पायरोल और इसका जो टेंडेंसी है ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए वो सेम हो जाती है। अब कमर्शली अगर हम लोग देखें तो जो कुछ यूज़फुल रिएक्शन है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप देखो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं थायोफीन को सल्फोनेट करने के लिए रूम टेम्परेचर पे। और बेंजीन को अगर आप देखो तो वो उस कंडीशन में टोटली अटैक्ट ही नहीं होता है, और उसके लिए अगर आपने बेंजीन की सल्फोलेशन करनी होती है, हम बेंजीन को क्यों डिस्कस करें, बेंजीन सबका पेरेंट माना जाता है ना एरोमेटिक्स में, तो आप उसके साथ उसको रख के देख रहे हो कि इसका तो बड़ा इजीली रूम टेम्परेचर पे सल्फोनेशन हो गई। सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसके लिए आपने 60 डिग्री भी दिया, साथ में ओलियम भी लिया और फिर जाके कहीं उसकी सल्फोनेशन होती है। लेकिन अगर हम लोग थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड इस वे में बनाते हैं तो वो डाइल्यूट अल्कली के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, और इस वजह से जो कोल टार डिस्टिलेट आते हैं वो हम बेंजीन से इजीली अलग कर सकते हैं कि उसके अंदर आपने बेंजीन भी है और पता चला थायोफीन भी आ रहा है, दोनों एरोमेटिक्स हैं। कैसे अलग करें, तो थायोफीन का कर लो सल्फोनिक एसिड तैयार, और इसकी वजह से वो इजीली रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो बहुत इजीली डाइल्यूट अल्कली के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। बेंजीन की तो सल्फोनेशन ही नहीं होनी तो उसने डिज़ोल्व भी नहीं होना। इस तरह से हम इनको रिमूव कर सकते हैं, कोई कभी पूछ ले तो। थायोफीन अगर हम लोग देखें तो आप सल्फोनिक एसिड से फिर कैसे वापस रिकवर करोगे, सिंपल उसको बाद में हीट कर लेना तो वो आ जाएगा आपके पास स्टीम में। अच्छा, अब फर्दर अगर हम लोग नाइट्रेशन करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड ग्लेशियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें ये पता चलता है कि नाइट्रेशन का प्रोडक्ट आपको मिक्सचर की फॉर्म में मिलता है। 2 भी मिल जाता है और 3 भी मिल जाता है, नाइट्रोथायोफीन। इस पैराग्राफ के अंदर आपको डिफरेंट कंडीशंस यूज़ करके डिफरेंट रेशियोज बताई गई हैं, 2 मिल रहा है कि 3 मिल रहा है, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पर, मैं एक्चुअली ये आपके समझने के लिए ठीक है, एक दफ़ा आप उसको समझ लो और अप्रिशिएट कर लो। मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि ये आप सब रट्टे के तौर पे आपको याद होना चाहिए कि 25 डिग्री दिया तो 5 डिग्री दिया, 10 डिग्री दिया, ठीक है, इसके मैं फेवर में नहीं हूँ। डायरेक्टली यहाँ पर रिएक्शन देखें, थायोफीन के आपने तैयार कर लिए हैं डिफरेंट डेरिवेटिव्स, और इस डिफरेंट डेरिवेटिव्स के लिए आपको क्या क्या रिएजेंट्स चाहिए ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है। फाइन, अब अगर आपने नाइट्रो थायोफीन बनानी है इधर 2 पे या 3 पे, तो आप इनको अलग अलग नहीं बना सकते हो। जो आपको मिक्सचर में मिलेंगी 6:1 रेशो, 2 वाली ऑब्वियसली फिर भी ज़्यादा है। निट्रिक एसिड लिया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिया और एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आराम सुकून से रिएक्शन हो गया। अगर आपने ब्रोमो थायोफीन बनानी है 2 पोजीशन पे ही, तो इसके लिए हम लोग ब्रोमीन डालते हैं, डायथिल ईथर 48% HBr का सोल्यूशन। वेल आपको टेम्परेचर इसमें काफ़ी कम रखना पड़ता है, -25 to -5। फाइन, इसी तरह से अगर हम लोग इसकी एसाइलेशन करवाना चाह रहे हैं तो आप एसाइल क्लोराइड को यूज़ करते हो टिन क्लोराइड के साथ और बेंजीन डालते हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका ये भी रिएक्शन हो जाता है। अगर आपने फॉर्माइलेशन करवानी हो तो विल्समेयर का जो पायरोल में रिएक्शन था सेम वही रिएक्शन है। अगर आप इसका मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं तो आप पायरोल वाला रिएक्शन जाकर देख लें। नेक्स्ट क्या आ जाता है इसका रिएक्शन कि इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ऑक्सीडेशन जो थायोफीन की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं। अगर प्लेन थायोफीन ले रहे हो मींस अनसब्स्टिट्यूटेड थायोफीन ले रहे हो तो उसके लिए आप ले लेते हो MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, और उसकी वजह से पहले आपको एक काफ़ी अनस्टेबल सा इंटरमीडिएट मिल जाता है, ठीक है, इसको आप कहते हो थायोफीन 1 ऑक्साइड। ये क्योंकि अनस्टेबल है ये डिकम्पोज होकर आपको दे देता है थायोफीन 1,1 डाई ऑक्साइड।
अब ऐसा होता है कि अगर हमारे पास प्लेन नहीं है, फॉर एग्जांपल मतलब सब्स्टिट्यूटेड है लाइक 2,5-डाई अराइल थायोफीन प्रेजेंट है, तो उनको भी आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उनको ऑक्सीडाइज करने हैं तो स्लाइटली डिफरेंट कंडीशन होगी कि हम 30% एक्वस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को लेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ MCPBA, और साथ में आप यूज़ करते हो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड और डाइक्लोरोमीथेन। फाइन। उसके बाद यहाँ पर देखें जो थायोफीन 1,1 डाइऑक्साइड हैं, ये बहुत अच्छे डाइनोफाइल्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। वेल आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़े थे 5th और 6th सेमेस्टर में, आई गेस तो 6th सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़े थे, तो उनके अंदर डाइनोफाइल्स क्या होते हैं और डाइन्स क्या होते हैं वो आप लोगों ने स्टडी किया था। वेल सॉरी, ये बहुत अच्छे डाइन्स की तरह बिहेव करते हैं, तो कोई भी अगर डाइनोफाइल इनके साथ आ रहा है तो ये इजीली वहाँ पे साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें गिवन है 1,1 डाइऑक्साइड थायोफीन का, इसने रिएक्ट कर लिया इस डाइनोफाइल के साथ। वेल देखें, इस वाले कार्बन जहाँ पे छोटी सा ये माउस मूव कर रहा है, ये अटैक कर रहा है यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आ रहे हैं, और फिर इंस्टेड ये वाला जो है ये जाके यहाँ पर अटैक करे, क्योंकि ऑब्वियसली जब इसने मूवमेंट स्टार्ट की तो ये डेफिशिएंसी आ गई थी, और इस मूवमेंट के एंड पे ये वाला जो कार्बन था इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की आ रही थी और उसने आके यहाँ पर अटैक कर दिया। तो आपको इस किस्म का एक अडक्ट मिल जाएगा। ये अडक्ट जो होता है ये बहुत रेट्रो साइक्लोएडिशन को लेके प्रोन होता है। ठीक है, इसके अंदर से सल्फ़र डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है और आपको फाइनल प्रोडक्ट इस किस्म का मिल जाता है। ठीक है, ये वापस जब सल्फ़र डाइऑक्साइड निकल रहा है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि ये डबल बॉन्ड ने यहाँ पर मूव किया है, इसकी वजह से वाला बॉन्ड टूट गया और ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, सिंपल सल्फ़र डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन है, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल गया, जो कि हमेशा अडक्ट की फॉर्म में ही मिलते हैं साइक्लोएडिशन में। नेक्स्ट अगर आप लोग देखो तो मेटाइलेशन है। वेल इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम लोग थायोफीन को किसी भी ऑर्गेनोमेटैलिक्स के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये मेटाइलेशन हो जाती है। अब यहाँ पर जो थायोफीन होता है, और अगर आपने इसको ब्यूटल लिथियम के साथ ट्रीट करवाया है, ऑर्गेनोमेटैलिक्स वेल आने वाला है आपका नेक्स्ट, उसके अंदर आप देखोगे इन सबको डिटेल के अंदर। तो ब्यूटल लिथियम के अंदर क्या होता है, ब्यूटल अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद लिथियम ऑर्गेनोमेटैलिक बन गए। अदरवाइज कार्बन की नेचर आप कहीं पर भी पढ़ लो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन ऑर्गेनोमेटैलिक्स एक अनकन्वेंशनल केमिस्ट्री की तरफ डोर ओपन करते हैं, जहाँ पे जो ऑब्वियसली मेटल डायरेक्टली आके अटैच हो गया, तो इसकी वजह से मेटल तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो इन टर्न कार्बन जो होगा अल्काइल के अंदर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। तो दिस इज द गुड सोर्स फॉर मेकिंग द कार्बन न्यूक्लियोफाइल। तो ब्यूटल लिथियम अगर हम लोग ब्यूटाइलेशन लिथिएशन करवाएं, मेटाइलेशन जिसको आप कह सकते हो, अगर आप वो करवाते हो तो जो थायोफीन होता है इसकी 2 वाली पोजीशन ज़्यादा, इस 2 वाली पोजीशन पे जो प्रोटॉन होता है, देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन लिथियम के साथ एक्सचेंज करके लिथिएशन कर लेता है। लिथिएशन होगी, इसको इन जनरल मेटलेशन कहा जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मेटल आया है उसकी बेस पे हम नाम रखते जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिथियम आया तो लिथिएशन होगी, और लिथिएशन होती भी 2 ही पोजीशन पे है। वंस अगेन क्यों 2 ही पोजीशन पे होती है और लिथियम ही क्यों यूज़ किया गया है, ये सारी डिटेल्स आप आई होप ऑर्गेनोमेटैलिक्स के अंदर देखोगे, जो कि आपका हो ना हो एक टॉपिक के बाद शायद शुरू हो जाएगा। ओके, एक दफ़ा आपने ये कर लिया, अब तो आप वैरायटी जनरेट कर सकते हो ना। इन सब रिएजेंट्स को देखें, ये सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं। फाइन, इनके अंदर सिंपल इसका एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक टाइप एडिशन हो रही है, और यहाँ पे आपको इस किस्म के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। फाइन, कुछ भी आपको कोई डाल के दे दे, तो एजरिडीन रिंग्स दे दे, अल्डिहाइड दे दे, या फिर एसिड हेलाइड्स दे दे, कुछ भी आपको दे दे, डाइहेलाइड्स दे दे, एनीथिंग, तो आपने फाइनली क्या करना है, जो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन होगा उसके ऊपर इस वाले कार्बन को जाके अटैक करवा देना है। ठीक है जी,
ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम, और दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है ये वाली। फाइन, ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, सिंथेसिस की तरफ। तो वेल सिंथेसिस भी इसकी बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म की छोटी सी सिंथेसिस है। अगर हम लोग इसको भी सिंथेसाइज करना चाहें तो देखो पायरोल में भी आपने 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड से स्टार्ट लिया था, तो इसका भी मिलता जुलता वैसा प्रोसीजर है। तो यहाँ पे हम लोग 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं और उसको आप कन्वर्ट कर देते हो किसके अंदर, वेल इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, किसके अंदर, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं थायोकार्बोनिल ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है जी, थायोकार्बोनिल। अच्छा, अब जब हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह फ्यूरेन्स नेक्स्ट, तो उसके अंदर भी आप देखोगे मिलता जुलता है प्रोसीजर, लेकिन इसके अंदर एक रिएजेंट डिफरेंट है जिसको आप फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड कहते हो, या फिर अगर आप इसकी जगह लॉसेंस रिएजेंट ले लो तो लॉसेंस रिएजेंट के फॉर्मूले को उकाब की नज़रों की तरह एक दफ़ा देखें और फीड करने की कोशिश करें कि इसके अंदर भी P2S5, इसके अंदर भी बेसिक P2S5 ही है। लॉसेंस रिएजेंट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ डैश डैश एंड डैश, तो आप हमेशा चूज़ करोगे थायोफीन्स, ठीक हो गया। तो कार्बोनिल से स्टार्ट लिया और थायोकार्बोनिल्स बना लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होना है, कैसे रीअरेंज होकर और कैसे साइक्लाइजेशन हो सकती है। तो उसकी साइक्लाइजेशन के लिए क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, कैसे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, आप यहाँ पर शिफ्टिंग स्टार्ट करो, ये प्रोटॉन की फॉर्म में निकल रहा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव किए और इस कार्बन ने यहाँ पर अटैक किया, इसके सल्फ़र पे आ गए, सल्फ़र ने एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जाके अटैक कर दिया इस वाले कार्बन पे बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इसके इलेक्ट्रॉन सल्फ़र पे एंड कर रहे हैं। तो सल्फ़र क्या काम कर रहा है, इमेजिनिंग कि जो प्रोटॉन जहाँ से सारी मूवमेंट स्टार्ट होती है वो प्रोटॉन तो अब नहीं है ना, हाइड्रोजन की फॉर्म में तो नहीं, वो प्रोटॉन फ्री हो गया, तो उस प्रोटॉन को ये सल्फ़र एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। फाइन, अब क्या करो, अगेन हम लोगों ने हाइड्रोजन सल्फाइड को सिस्टम में से रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, वेल SH ग्रुप लीव आउट हो सकता है H2S की फॉर्म में। तो यहाँ पर अगेन जो प्रोटॉन है उससे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट करें, ये आ गई यहाँ पर, इस कार्बन की पेंटावेलेंसी होने वाली है, R ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके पास एक अच्छा लीविंग ग्रुप है और वो है SH। इसको ये प्रोटोनेट करेगा और प्रोटोनेट करवा के हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में किक आउट कर देगा सिस्टम से। वंस अगेन ऐसे ही हो रहा है, SH बॉन्ड आके रिजाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में सल्फर पे, सल्फर नेगेटिव हो रहा है, प्रोटॉन समझो ले लिया और ये सिस्टम में से निकल गया और आपके पास बन गई बहुत प्यारी सी थायोफीन। तो वेल दिस वाज ऑल अबाउट थायोफीन्स। और नेक्स्ट आपका जो चैप्टर तो नहीं, सॉरी, जो आप लोगों का टॉपिक रह जाता है वो फ्यूरेन है, ठीक है। सो इस बुक के साथ साथ आप लोगों ने इस बुक को एक एक नज़र ज़रूर देखना है,